हेलो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, विलेन का आज नेक्स्ट वीडियो अपलोड किया जाएगा। आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से संबंधित परासरण दाब, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन इत्यादि आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम विलेन का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण नियम है, गैसों की द्रव के विलेयता। गैसों की द्रव में कैसे विलेयता होगी, कैसे वो घुलेगा, उससे संबंधित एक नियम, हम छोटा सा नियम पढ़ेंगे जिसको कि हेनरी का नियम बोला जाता है। हेनरी का नियम। हेनरी का, मेरे प्यारे बच्चों, क्या है हेनरी का नियम? हेनरी का नियम गैसों की द्रव में विलेयता को प्रदर्शित करता है। हेनरी का नियम गैसों के द्रव में विलेयता को प्रदर्शित करता है। गैसें कैसे द्रव में घुलती हैं उससे संबंधित ये नियम है। मेरे प्यारे बच्चों, क्या है गैसों की विलेयता से संबंधित हेनरी का नियम? हेनरी का नियम है स्थिर ताप पर T यदि स्थिर रहे, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, S से डिनोट किया जाएगा, सॉल्युबिलिटी है। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता उस गैस का विलयन के ऊपर आंशिक दाब P के अनुक्रमानुपाती होता है। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता उस गैस का विलयन के ऊपर आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती है, या इसको लिखा जा सकता है S इज इक्वल टू KH इंटू P। ये KH S सॉल्युबिलिटी है, विलेयता है, P आंशिक दाब है। आंशिक दाब आप समझ रहे हो, ये गैस का कितना, कोई भी गैस कितना अंश दाब डाल रही है विलयन के ऊपर। KH हेनरी स्थिरांक है, हेनरी स्थिरांक। इसकी वैल्यू जो दी गई रहेगी वो आपका लीटर मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर प्रति वायुमंडल में हो, हेनरी स्थिरांक। या अन्य शब्दों में एक तरीके से और कहा जा सकता है कि स्थिर ताप पर किसी गैस का विलयन के ऊपर आंशिक दाब उस गैस के विलयन में मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है। मोल प्रभाज x से या जीटा से डिनोट करते हैं, या P इज इक्वल टू KH इंटू X। X जो है वो मोल प्रभाज है, P आंशिक दाब है, KH हेनरी स्थिरांक। ठीक है। हेनरी का नियम किसी गैसों की द्रव में विलेयता को समझाता है। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता उस गैस के आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। इसमें S इज इक्वल टू KH इंटू P, या दूसरे शब्दों में स्थिर ताप पर किसी गैस का विलयन के ऊपर आंशिक दाब उस गैस के मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती हटा करके KH स्थिरांक रखें। ठीक। सामान्यतः एक बात याद रखिएगा, गैसों की विलेयता जो होती है ताप बढ़ने के साथ साथ सामान्यतः घटता जाता है। गैसों की विलेयता सामान्यतः ताप बढ़ने के साथ साथ घटती जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, आपके मन में ऐसा उठेगा कि ऐसा क्यों होगा? क्या है कि गैसों को द्रव में जब घोलेंगे, गैस को जब द्रव में घोलोगे तो ऊष्माक्षेपी, उससे ऊष्मा बाहर निकलेगी। ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। एक एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक पर एक वीडियो डाला गया है,
तो उसमें गैस को जब द्रव में घोलोगे तो वो एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होगा। लाशातालिये का नियम आप पिछले 11th क्लास में पढ़े हैं कि जब ताप में वृद्धि, किसी साम्य निकाय में जब ताप में वृद्धि किया जाता है तो अभिक्रिया का साम्य उस दिशा की ओर अग्रसित होता है जिधर ऊष्मा की खपत होती है। अर्थात यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है तो उसको ऊष्मा की आवश्यकता है नहीं, तो ऊष्माक्षेपी है तो वहां पे अगर ताप आप बढ़ाओगे तो अभिक्रिया का साम्य पीछे की ओर जाने लगेगा, अर्थात उत्पाद कम मात्रा में बनेगा। और यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माशोषी है, यानी कि अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता है, और वहां पर यदि आप टेम्परेचर में वृद्धि करोगे तो उत्पाद की मात्रा जो होगी वो अधिक बनेगी, अभिक्रिया का साम्य जो होगा अग्र दिशा में जाएगा। जैसे क्या है, बर्फ है और बर्फ परिवर्तित हो रहा है जल। यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है कि शोषी है, ये कैसे पता चलेगा? बर्फ को जब आप टेम्परेचर दोगे तब तो वो जल में परिवर्तित होगा, तो जब टेम्परेचर आप देंगे तो यानी कि ये अभिक्रिया ऊष्माशोषी है। किलो कैलोरी जब ऊष्मा आप देंगे बर्फ को तब जाकर के वो जल में परिवर्तित होना शुरू होगा। तो यहां पर अगर टेम्परेचर में आप वृद्धि करोगे तो जल अधिक मात्रा में बनेगा, जल अधिक मात्रा में बनेगा। क्यों? क्योंकि ये दी गई रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माशोषी है। अगर किसी को ऊष्मा की आवश्यकता है और ताप अगर आप देते हैं तो उत्पाद जो होगा वो अधिक मात्रा में बनेगा। यहाँ पे साम्य जो होगा वो अग्र दिशा की ओर अग्रसित होगा। आ रही बात समझ में मेरे प्यारे बच्चों? वैसे ही क्या है कि गैस टेम्परेचर अधिक है, इसी के कारण से गैस है, तो गैस को जब जल में घोलोगे तो उसमें से खुद ऊष्मा बाहर निकलेगी। उसके बावजूद यदि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो गैसीय अवस्था में ही परिवर्तन शुरू हो जाएगा, तो वो जल में घुलेगा नहीं। तो ये बात याद रखोगे कि गैसों की द्रव में विलेयता सामान्यतः ताप बढ़ने के साथ साथ घटती जाती है। क्यों होगा? क्योंकि गैस की द्रव में विलेयता एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। आई बात समझ में मेरे प्यारे बच्चों? तो हेनरी का नियम आप याद रखिएगा, निश्चित रूप से इससे संबंधित सवाल नियम भी पूछे जाते हैं। तो गैसों की द्रव में विलेयता संबंधी नियम है, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता उस गैस के आंशिक दाब की, उस गैस का विलयन के ऊपर आंशिक दाब की अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। मिटाएं इसको। इस फैक्ट को आप याद रखोगे कि गैसों की विलेयता, द्रव में विलेयता सामान्यतः ताप बढ़ने के साथ साथ घटती जाती है। एनसीईआरटी में बार बार ये क्वेश्चन पूछा है कि क्यों घटती जाती है। आप सिंपल सा एक लाइन का रीजन है, क्योंकि गैसों की द्रव में विलेयता एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ऊष्मा खुद हमको मिल रही है, बाहर से भी अगर ऊष्मा देंगे तो विलेयता जो होगी वो कम होती जाएगी। आ रही बात समझ में ना? सामान्य से रूप में समझो कि गैस है, गैस को जब ठंडा करोगे तब ना वो द्रव में आसानी से घुल जाएगा, तब ना वो द्रव अवस्था में परिवर्तित होगा, द्रव में घुलेगा। जब गैस है उसको और ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो वो गैस अवस्था में ही परिवर्तन होगा, इसके कारण से विलेयता घटेगी। मेरे प्यारे बच्चों, अब इस विलयन के चैप्टर में एक बड़ा ही छोटा सा टॉपिक है जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है और अक्सर बोर्ड एग्जामिनेशनों में एक नंबर का पूछ दिया जाता है। ऑस्मोटिक कोफिशिएंट, परासरणी गुणांक। ऑस्मोटिक कोफिशिएंट बोला जाता है। परासरणी गुणांक क्या है? तो वानठाफ, इसको परासरणी गुणांक को G से डिनोट करते हैं। वानठाफ गुणांक के प्रेक्षित मान मतलब प्रायोगिक मान, और इसके चरम मान ऐसे न्यू से दिखाते हैं। इसके चरम मान यानी कि लिमिटिंग उसकी वैल्यू, चरम मान के अनुपात को ही बोला जाता है परासरणी गुणांक। वानठाफ गुणांक के प्रेक्षित मान और उसके चरम मान के अनुपात को ही बोला जाएगा क्या? जी, परासरणी गुणांक। म्यू का कैसे कैलकुलेशन करोगे? NaCl यदि है तो Na1 पॉजिटिव प्लस Cl1 नेगेटिव, तो म्यू की वैल्यू जो होगी वो 2, 1 मोल Na1 पॉजिटिव, 1 मोल Cl1 नेगेटिव। म्यू का मान 1 आएगा। न्यू पढ़ते हैं इसको। CaCl2 है, Ca2 पॉजिटिव प्लस Cl1 नेगेटिव। यहां पे न्यू की वैल्यू जो होगी 1 मोल Ca2 पॉजिटिव और 2 मोल Cl1 नेगेटिव, कुल मिला के
3। आ रही बात समझ में? तो परासरणिक गुणांक किसको बोला जाएगा? जी से डिनोट करेंगे किसी पदार्थ के अणुसंख्य गुण के प्रेक्षित मान यानी कि प्रायोगिक मान जो प्रयोग के आधार पर निकाला गया है, और उसके चरम मान महत्तम मान के अनुपात को ही बोला जाता है परासरणिक गुणांक। अक्सर पूछा जाता है, बच्चे कर नहीं पाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा। आ रही बात समझ में? अब देखो ये चैप्टर लगभग खत्म हो गया है। हम अगले दिन जो मुख्य इसका बिंदु था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, उस पर आधारित ढेर सारे सवाल सॉल्व करेंगे। कम से कम 8 से 10 सवाल जो निश्चित रूप से आपके नीट के एग्जामिनेशन में, निश्चित रूप से आईआईटी मेंस में, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, उससे संबंधित सवाल हम अगले दिन सॉल्व करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, बाहर से लोगों का अपने जिले में आना शुरू हो गया है। मेरे प्यारे बच्चों, इससे क्या होगा कि जो कोरोना का संक्रमण है वो बढ़ने का खतरा है। आप प्रयास करिए, बहुत यदि आवश्यक हो तब घर से बाहर निकलिए। मास्क निश्चित रूप से एकदम आप रूटीन में बना लीजिए, मास्क पहन करके ही बाहर निकलिए। आसपास साफ सफाई रखिए, छोटे बच्चों और बड़े बुजुर्गों का विशेष रूप से सेवा करिए। मेरे प्यारे बच्चों, आप सुरक्षित रहोगे तभी जाकर के ये जो महामारी है उससे हमारा देश सकुशल रूप से बाहर निकल पाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप सुरक्षित हो, देश सुरक्षित है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।